चलिए आप सभी का वापस से स्वागत है मध्य प्रदेश जीके की एमसीक्यू सीरीज में। डेली हम इस सीरीज में 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का एकीकरण पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश का एकीकरण किस वर्ष हुआ, यानी व्हेन वाज यूनिफिकेशन ऑफ एमपी डन। मैं लिख देती हूँ मध्य प्रदेश का एकीकरण यानी मध्य प्रदेश का यूनिफिकेशन कब किया गया, किस वर्ष किया गया। यानी बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि एमपी एज अ स्टेट कब फॉर्म किया गया, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया। क्या वो 1954 में किया गया था, क्या वो 1955 में किया गया था, क्या वो 1956 में किया गया था, या फिर 1959 में। तो मध्य प्रदेश का एकीकरण, मध्य प्रदेश का यूनिफिकेशन किया गया था आपका 1956 में। बात ये थी कि जब मध्य प्रदेश राज्य का गठन नहीं हुआ था, जब मध्य प्रदेश राज्य का गठन यानी जब एमपी का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, फॉर्मेशन एज अ स्टेट, एमपी का फॉर्मेशन एज अ स्टेट नहीं हुआ था, तब यहाँ पे रियासतें हुआ करती थी। तब क्या होती थी, तब प्रिंसली स्टेट्स रियासतें हुआ करती थी, प्रिंसली स्टेट्स रियासतें हुआ करती थी। और इन्हीं रियासतों को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, इन्हीं रियासत को 3 भाग में विभाजित किया गया, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। वो पार्ट्स क्या थे तो देखें। पहला था आपका पार्ट ए स्टेट, पहला था आपका पार्ट ए स्टेट, जो कि क्या कहलाया, पार्ट ए स्टेट था आपका सेंट्रल प्रोविंस इन बरार। पार्ट ए स्टेट क्या था आपका, सेंट्रल प्रोविंस इन बरार। उसके बाद देखें सेकंड था पार्ट बी स्टेट, पार्ट बी स्टेट, पार्ट बी स्टेट था आपका सेंट्रल इंडिया यानी मध्य भारत, सेंट्रल इंडिया यानी मध्य भारत। और तीसरा था पार्ट सी स्टेट, पार्ट सी स्टेट जो कि था आपका विंध्य प्रदेश, जो कि था विंध्य प्रदेश। और पार्ट सी स्टेट में ही भोपाल राज्य था, पार्ट सी स्टेट में भी आपका भोपाल राज्य था, भोपाल स्टेट था। तो हमने क्या देखा, मध्य प्रदेश के एकीकरण होने से पहले, मध्य प्रदेश के यूनिफिकेशन यानी मध्य प्रदेश एज अ स्टेट, मध्य प्रदेश के राज्य के गठन होने से पहले मध्य प्रदेश में यहाँ पर रियासतें थी, यहाँ पर प्रिंसली स्टेट्स थी। इन प्रिंसली स्टेट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला था आपका पार्ट ए स्टेट, जिसमें पूरा सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार वाला यानी केंद्रीय प्रांत और बरार वाला क्षेत्र आएगा। पार्ट बी स्टेट यानी पार्ट बी राज्य में आपका आ जाएगा पूरा मध्य भारत, सेंट्रल इंडिया। और पार्ट सी स्टेट में आ जाएगा विंध्य प्रदेश और भोपाल। इन्हीं तीनों स्टेट्स को मिलाकर, इन्हीं तीनों भाग्य को, इन्हीं तीनों पार्ट्स को मिलाकर 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश को राज्य बनाया गया, मध्य प्रदेश को राज्य बनाया गया, एज अ स्टेट फॉर्म किया गया। तो मध्य प्रदेश का यूनिफिकेशन कब हुआ, 1956 में। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस किले को जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। मध्य प्रदेश के किस फोर्ट को, किस किले को जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या वो ग्वालियर का किला है, क्या वो आपका ग्वालियर फोर्ट है। उसके बाद क्या वो रायसेन का किला है यानी रायसेन फोर्ट है, क्या वो दतिया का किला है, दतिया फोर्ट है, क्या वो चंदेरी का किला है, चंदेरी फोर्ट है। तो जिस किले को जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है वो है ग्वालियर का किला। ग्वालियर के किले को जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। साथ ही साथ इस किले को रत्न भी कहा जाता है यानी ज्वेल, इस किले को रत्न भी कहा जाता है, ज्वेल भी कहा जाता है। इस किले का निर्माण किसने करवाया, इस किले को किसने बनवाया था, तो इस किले को बनवाया था राजा सूरत सेन ने।
इस किले का निर्माण किसने किया था? राजा सूरत सेन ने। ग्वालियर के किले में आपको 5 द्वार देखने को मिलेंगे, 5 गेट्स देखने को मिलेंगे, जिनके नाम देख लीजिए। आपको जो गेट देखने को मिलेगा वो है गुजरी महल गेट, गुजरी महल गेट। दूसरा आपको देखने को मिलेगा हिंडोला गेट, दूसरा देखने को मिलेगा हिंडोला गेट। तीसरा आपको देखने को मिलेगा हाथी पौड़ गेट, तीसरा आपको देखने को मिलेगा हाथी पौड़ गेट। उसके बाद जो चौथा है वो आपको देखने को मिलेगा आलमगीर गेट। चौथा आपको कौन सा देखने को मिलेगा? आलमगीर गेट। और पांचवा देखने को मिलेगा चतुर्भुज गेट। पांचवा कौन सा देखने को मिलेगा? चतुर्भुज गेट। तो हमने क्या देखा? जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है ग्वालियर फोर्ट को, ग्वालियर के किले को। इस किले को जिब्राल्टर ऑफ इंडिया तो कहा ही जाता है, साथ ही साथ इस किले को रत्न कहा जाता है, ज्वेल कहा जाता है। इस किले का निर्माण, इस किले का कंस्ट्रक्शन करवाया था राजा सूरत सेन ने। और इस किले में आपको टोटल 5 द्वार देखने को मिलेंगे, 5 गेट्स देखने को मिलेंगे। पहला है जो आपको 5 गेट्स देखने को मिलेंगे, उनके नाम है गुजरी महल दरवाजा, हिंडोला दरवाजा, हाथी पौड़ दरवाजा, आलमगीर दरवाजा और चतुर्भुज दरवाजा। उसके बाद देखें तीसरा क्वेश्चन देखें, मध्य प्रदेश कितने संभागों में विभाजित है? यानी मध्य प्रदेश जो राज्य, आपको उसमें टोटल कितने डिवीजन्स देखने को मिलेंगे, कितने आपको उसमें संभाग यानी कितने डिवीजन्स देखने को मिलेंगे? क्या वो 12 डिवीजन है, क्या वो 13 डिवीजन है, या फिर 14 संभाग है, या फिर 10? तो मध्य प्रदेश में आपको टोटल 10 संभाग देखने को मिलेंगे, 10 डिवीजन देखने को मिलेंगे। कितने? 10 डिवीजन देखने को मिलेंगे। जो 10th नंबर का डिवीजन था, जो 10वें नंबर का डिवीजन था, उसे 2008 में बनवाया गया है और ये था आपका शहडोल डिवीजन, शहडोल संभाग। यानी 10वें नंबर का जो संभाग बना है वो है शहडोल डिवीजन, शहडोल संभाग। ये कब बना? ये 2008 में से बनाया गया था। उसके बाद अगर पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा एरिया किस डिवीजन में है, मैक्सिमम एरिया, सर्वाधिक क्षेत्रफल, मैक्सिमम एरिया, सर्वाधिक क्षेत्रफल किस संभाग में, किस डिवीजन में है? तो वो है जबलपुर में। अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा एरिया किस संभाग में है, जबलपुर संभाग में। और सबसे कम एरिया किस में है, यानी मिनिमम, अगर आपसे पूछ लिया जाए मिनिमम एरिया किस संभाग में है, तो वो है शहडोल में, वो है आपका शहडोल में। सबसे कम एरिया किस डिवीजन में है? शहडोल में। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस संभाग में है? सबसे ज्यादा जनसंख्या, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस संभाग में है? तो वो है इंदौर संभाग में, इंदौर डिवीजन में। और मिनिमम पॉपुलेशन किस संभाग में है? मिनिमम पॉपुलेशन, मिनिमम जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या किस संभाग में अगर ये पूछ ली जाए तो वो होगी आपकी शहडोल में, वो होगी शहडोल में। यानी मध्य प्रदेश में टोटल कितने डिवीजन्स है? 10 डिवीजन है, 10 संभाग है, जिसमें से जो नवीनतम डिवीजन, नवीनतम संभाग बना था वो 2008 में शहडोल बना था। सबसे ज्यादा जिस संभाग में आपको क्षेत्रफल देखने को मिलेगा, एरिया देखने को मिलेगा, वो है जबलपुर में। सबसे कम देखने को मिलेगा शहडोल में। सबसे ज्यादा जिस संभाग में पॉपुलेशन, जनसंख्या देखने को मिलेगी वो है इंदौर में। और सबसे कम जिस संभाग में, जिस डिवीजन में आपको जनसंख्या देखने को मिलेगी वो है आपकी शहडोल में। उसके बाद आगे देखें, खरबूजा महल किस जिले में है? आपको ये बताना है। जो खरबूजा पैलेस है, खरबूजा महल, वो किस डिस्ट्रिक्ट में है? क्या वो धार जिले में है, या फिर वो रायसेन में है, या फिर वो मंडला में है, या फिर वो दशपुर के किले में आपको ये खरबूजा महल देखने को मिलेगा? तो जो खरबूजा महल है वो आपका धार डिस्ट्रिक्ट में है। खरबूजा महल, खरबूजा पैलेस कहाँ है? धार में है। और बेसिकली ये जो पैलेस है ये धार के किले में स्थित है। जो धार का किला है, धार फोर्ट में आपको ये महल देखने को मिलेगा। कौन सा? खरबूजा महल। उसके बाद देखें,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश में किस जिले में बनाया जाता है? जो माखनलाल चतुर्वेदी समारोह है वो एमपी में कहाँ ये सेरेमनी सेलिब्रेट की जाती है माखनलाल चतुर्वेदी की? ग्वालियर में, जबलपुर में, होशंगाबाद में या फिर भोपाल में? इन चारों में से कहीं नहीं। आप लोग इसका करेक्ट आंसर लिख लीजिए। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह खंडवा जिले में, खंडवा डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह कहाँ बनाया जाता है? खंडवा डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाता है। इन्हें करेक्ट कर लेना। माखनलाल चतुर्वेदी सेरेमनी कहाँ बनाई जाती है? खंडवा जिले में बनाई जाती है। उसके बाद देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस किले के प्रवेश द्वार पे यानी किस फोर्ट के एंट्रेंस गेट पर न्याय मुकुट का हीरा लिखा है? यानी आपको किस फोर्ट के एंट्रेंस गेट पर, किस किले के एंट्रेंस गेट पर क्या देखने को मिलेगा? न्याय मुकुट का हीरा, यानी जस्टिस इज द डायमंड इन द क्राउन। जस्टिस इज द डायमंड इन द क्राउन। ऐसा किस किले के गेट पर लिखा है कि न्याय मुकुट का हीरा, जस्टिस इज द डायमंड इन द क्राउन? तो ये लिखा गया है आपके दतिया के किले के द्वार पर। जो दतिया किले का जो एंट्रेंस गेट है, जो उनका जो मुख्य द्वार है, उस एंट्रेंस गेट पर क्या लिखा हुआ है? न्याय मुकुट का हीरा, जस्टिस इज द डायमंड इन द क्राउन। उसके बाद देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से देश में मध्य प्रदेश का स्थान बताना है। पॉपुलेशन वाइज एमपी की क्या रैंक है पूरे कंट्री में? पॉपुलेशन वाइज आपको मध्य प्रदेश की रैंक बतानी है और ये 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है। 2011 की जनगणना यानी सेंसस के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं कि जनसंख्या की दृष्टि में यानी पॉपुलेशन वाइज मध्य प्रदेश की क्या रैंक है? क्या वो थर्ड रैंक पर है, या फिर वो छठी सिक्स्थ रैंक पर है, या फिर पांचवी यानी फिफ्थ रैंक पर है, या फिर सातवीं यानी सेवेंथ रैंक पर है? तो पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो मध्य प्रदेश की सिक्स्थ रैंक है। अगर आप लोग जनसंख्या के आधार पर देखेंगे, पॉपुलेशन वाइज देखेंगे, तो एमपी की जो रैंक है वो क्या होगी? वो सिक्स्थ रैंक होगी। ये किसके अकॉर्डिंग है? ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है। और 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग देख लीजिए कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, मैक्सिमम पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आपको किस जिले में देखने को मिलेगी? 2011 की जनगणना के अनुसार तो वो आपको देखने को मिलेगी इंदौर जिले में। कहाँ देखने को मिलेगी? 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमें एमपी के किस जिले में देखने को मिलेगी? इंदौर में। और सबसे कम पॉपुलेशन, मिनिमम पॉपुलेशन, न्यूनतम जनसंख्या आपको मध्य प्रदेश के किस जिले में देखने को मिलेगी? तो वो देखने को मिलेगी हरदा में। समझ आ रहा है सबको कि अगर आपसे पूछ लिया जाए 2011 की जनगणना 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग एमपी की पूरे देश में क्या रैंक है, तो वो है सिक्स्थ रैंक। और 2011 की ही जनगणना के अनुसार पूछ लिया जाए कि राज्य में किस जिले की यानी स्टेट में किस डिस्ट्रिक्ट की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, इंदौर की, और सबसे कम है हरदा डिस्ट्रिक्ट की। इसके बाद देखें 8 क्वेश्चन देखिए, रायसेन के किले का निर्माण किसने कराया था? यानी जो रायसेन का किला है, रायसेन फोर्ट को किसने बनवाया था? राजा उदयवर्मन ने, राजा कीर्तिपाल ने, राजा राज बसंती ने, या फिर राजा अजयपाल ने? तो रायसेन का किला किसने बनवाया था? राजा राज बसंती ने। रायसेन का किला, रायसेन फोर्ट किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था? राजा राज बसंती ने। और यहाँ पे इस किले में, रायसेन फोर्ट में आपको कुछ चीजें देखने को मिलेंगी। जैसे यहां रायसेन के किले में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? आपको बादल महल देखने को मिलेगा। आपको क्या देखने को मिलेगा? रायसेन के किले के अंदर बादल महल देखने को मिलेगा। उसके अलावा आपको इस किले में राजा रोहित महल भी देखने को मिलेगा।
राजा रोहित पैलेस, राजा रोहित महल भी देखने को मिलेगा रायसेन के किले में। और आपको एक और महल देखने को मिलेगा जिसका नाम है इत्रदार पैलेस, इत्रदार महल या फिर इत्रदार पैलेस। ये तीनों महल आपको रायसेन के किले में, रायसेन के दुर्ग में देखने को मिलेंगे। बादल महल, राजा रोहित महल और इत्रदार महल। और रायसेन का किला किसने बनवाया? राजा राज बसंती ने। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? आपको मध्य प्रदेश का स्टेट ट्री बताना है तो वो है आपका बरगद का वृक्ष। मध्य प्रदेश का स्टेट ट्री कौन सा है? बरगद का वृक्ष बरगद ट्री है, यानी बैनियन ट्री है। मध्य प्रदेश का स्टेट ट्री राजकीय वृक्ष कौन सा है? बैनियन ट्री है। इसका जो बोटैनिकल नेम है, वानस्पतिक नाम है, वो आप देख लीजिए। बरगद के पेड़ का जो बोटैनिकल नेम है, यानी जो आपका बैनियन ट्री है, उसका वानस्पतिक नाम देख लीजिए। जो इसका बोटैनिकल नेम है वो होगा फीकस बैंगलेंसिस। क्या होगा? फीकस बैंगलेंसिस इसका वानस्पतिक नाम, यानी इसका जो बोटैनिकल नेम है बैनियन ट्री का, वो क्या होगा? फीकस बैंगलेंसिस। क्या होगा? फीकस बैंगलेंसिस। हिंदी में देख लीजिए, हिंदी में कैसे लिखते हैं? हिंदी में कैसे लिखते हैं? फिकस बैंगलेंसिस, यानी मध्य प्रदेश का स्टेट ट्री है आपका बैनियन ट्री, बरगद का वृक्ष, जिसका बोटैनिकल नेम है फीकस या फिर फाइकस बैंगलेंसिस। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सा किला पत्थरों पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? यानी किस किले की पत्थर की नक्काशी, स्टोन कार्विंग बहुत ज्यादा फेमस है? क्या वो अजयगढ़ का किला है, या फिर वो ओरछा का किला है, या फिर वो मंडला का किला है, या फिर वो ग्वालियर का किला है? तो जिस किले की पत्थरों की नक्काशी यानी स्टोन कार्विंग बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है वो है अजयगढ़ का किला। जिसकी स्टोन कार्विंग यानी पत्थर की नक्काशी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है वो है आपका अजयगढ़ का किला। ये किला आपको मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में देखने को मिलेगा। अजयगढ़ का किला कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में। किसने से बनवाया था अजयगढ़ के किले को? राजा अजयपाल ने। किसने से बनवाया था? राजा अजयपाल ने इस किले को बनवाया था, इस दुर्ग को बनवाया था। और इस किले में जो अजयगढ़ का किला है, यहाँ पर आपको एक महल भी देखने को मिलेगा जिसका नाम है राजा अमन का महल। राजा अमन का महल भी देखने को मिलेगा आपको इस किले में। तो हमने क्या देखा कि वो किला जो कि पत्थरों की नक्काशी के लिए, स्टोन कार्विंग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है वो है अजयगढ़ का किला। ये किला किस जिले में है? ये किला पन्ना जिले में स्थित है। इसे किसने बनवाया? राजा अजयपाल ने। और इस किले में आपको एक महल देखने को मिलेगा जिसका नाम है राजा अमन का महल। इसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म राक्षस नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? ब्रह्म राक्षस किसकी कंपोजिशन है? क्या वो निदा फाजली की कंपोजिशन है? क्या वो गजानन माधव मुक्ति बोध की कंपोजिशन है? क्या वो हरिशंकर परसाई की कंपोजिशन है, या फिर मैथिली शरण गुप्त की कंपोजिशन है? तो जो ब्रह्म राक्षस है वो है किसकी कंपोजिशन है? गजानन माधव मुक्ति बोध की कंपोजिशन है। किसकी कंपोजिशन है? गजानन माधव मुक्ति बोध की। और गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में। गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में। इनकी एक रचना आपने देख ली ब्रह्म राक्षस, इनकी एक और कंपोजिशन देख लीजिए, एक और रचना देख लीजिए। बहुत फेमस इनकी एक और कंपोजिशन है जिसका नाम है चांद का मुंह टेढ़ा।
अक्सर पेपर में पूछ ली जाती है। चांद का मुंह टेढ़ा किसकी कंपोजिशन है? तो वो है गजानन माधव मुक्तिबोध की। और एक और इनकी आपने पुस्तक देख ली जिसका नाम है ब्रह्म राक्षस। किस जिले से इनका संबंध है? मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले से इनका संबंध है। उसके बाद देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तानसेन के आध्यात्मिक गुरु गौस मोहम्मद, तानसेन के जो आध्यात्मिक गुरु हैं, जो इनके स्पिरिचुअल टीचर है, वो है गौस मोहम्मद। उनका मकबरा कहाँ है? उनका टॉम कहाँ है? तो क्या वो उज्जैन में है, क्या वो विदिशा में है, क्या वो ग्वालियर में है, या फिर दतिया में है? तो जो तानसेन के जो स्पिरिचुअल गुरु हैं, जो इनके स्पिरिचुअल टीचर हैं, जिनका नाम है गौस मोहम्मद, गौस मोहम्मद, गौस मोहम्मद का टॉम्ब आपको देखने को मिलेगा ग्वालियर में। इनका टॉम्ब, इनका मकबरा कहाँ पर है? ग्वालियर में। जो कि किसके स्पिरिचुअल, किसके आध्यात्मिक गुरु है? वो है तानसेन के। तो गौस मोहम्मद का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर जिले में। किसके ये आध्यात्मिक गुरु हो गए? तानसेन के आध्यात्मिक गुरु थे। उसके बाद देखें, उसके बाद है आपका मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बताना है। मध्य प्रदेश का आपको स्टेट एनिमल बताना है। राजकीय पशु कौन सा है, स्टेट एनिमल कौन सा है मध्य प्रदेश का? क्या वो सियार है, या फिर वो गधा है, या फिर वो हाथी है, या फिर वो ब्रेडरी जाति का बारहसिंगा है? तो मध्य प्रदेश का जो स्टेट एनिमल है वो है बारहसिंगा। मध्य प्रदेश का स्टेट एनिमल कौन सा है? बारहसिंगा है। ये मोस्टली आपको मध्य प्रदेश के कान्हा नेशनल पार्क में देखने को मिलेंगे। कहाँ देखने को मिलेंगे? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में, कान्हा नेशनल पार्क में आपको बारहसिंगा देखने को मिलेंगे। बारहसिंगा का साइंटिफिक नेम देख लीजिए। बारहसिंगा का जो साइंटिफिक नेम है वो देख लीजिए। इनका जो साइंटिफिक नेम है वो है रूसरवस, वो है रूसरवस दुआवसेली। रूसरवस दुआवसेली जो बारहसिंगा है उसका साइंटिफिक नेम क्या है? रूसरवस दुआवसेली। हिंदी में कैसे लिखेंगे देख लीजिए। रूसरवस, उसके बाद है दुआवसेली। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु स्टेट एनिमल कौन सा हो गया? बारहसिंगा। ये आपको कान्हा नेशनल पार्क में देखने को मिलेंगे। जो इनका साइंटिफिक नेम है वो है रूसरवस दुआवसेली। उसके बाद देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी अवंतीबाई की समाधि कहाँ पर है? जो रानी अवंतीबाई है उनकी समाधि क्या धार जिले में है, या फिर मांडू में है, या फिर जबलपुर में है, या फिर मंडला में है? तो रानी अवंतीबाई की समाधि आप लोग करेक्ट कर लीजिए, उनकी समाधि है डिंडोरी में। रानी अवंतीबाई की समाधि कहाँ है? डिंडोरी में। और जो रानी अवंतीबाई की जो सहायिका थी, जो रानी अवंतीबाई की जो सहायिका थी यानी जो उनकी शासिका थी, उनकी आपको समाधि बेसिकली मंडला में देखने को मिलेगी। गिरधारी बाई, जो रानी अवंतीबाई की जो सहायिका थी, उनकी आपको उनकी समाधि कहाँ पर है? उनकी समाधि है मंडला जिले में। उनकी समाधि कहाँ देखने को मिलेगी? मंडला में। और रानी अवंतीबाई की समाधि कहाँ है? तो रानी अवंतीबाई की समाधि है डिंडोरी में। रानी अवंतीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? रानी अवंतीबाई का जन्म कहाँ हुआ था ये देख लीजिए। इनका जन्म हुआ था सिवनी के मानखेड़ी गांव में। सिवनी के मानखेड़ी गांव में इनका जन्म हुआ था। और आप सब जानते हैं 1857 की क्रांति में, 1857 के रेवोल्यूशन में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन्होंने। और जो इनकी सहायिका थी गिरधारी बाई,
इन दोनों ने 1857 के रिवॉल्ट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। जो रानी अवंतीबाई है उनकी जो समाधि है वो आपको डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगी, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? सिवनी के मानखेड़ी गांव में। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राजकीय दिवस यानी स्टेट डे क्या है एमपी का? 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जून या फिर 2 जून? तो जो स्टेट डे है वो है 1 दिसंबर, जिस दिन एमपी का फॉर्मेशन हुआ था। और एमपी का फॉर्मेशन कब हुआ था हम सब जानते हैं, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही देखा था। एमपी का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 में। तो एमपी का जो राजकीय दिवस है वो 1 नवंबर को बनाया जाएगा। उसके बाद देखें नौरोता, नौराता जो कि लोक नृत्य है वो किस क्षेत्र का है? क्या वो मालवा का है, या फिर वो बुंदेलखंड का है, या फिर वो मध्य भारत क्षेत्र का, या फिर वो निमाड़ का? तो नौराता जो कि एक फोक डांस आपको देखने को मिल रहा है, ये आपका बुंदेलखंड रीजन का है। कहाँ का है? बुंदेलखंड में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। जितनी भी कुंवारी कन्याएं होती है, अनमैरिड गर्ल्स होती हैं जितनी भी, नवरात्रि के समय वो इसे सेलिब्रेट करती हैं। नवरात्रि के समय वो नौरोता को सेलिब्रेट करती है। कहाँ की कन्याएं? बुंदेलखंड रीजन की, जो कि जितनी भी कुंवारी कन्याएं होती है वो यहाँ पर नवरात्रि के समय पर भित्ति चित्र बनाती है दीवारों पर, और वो नृत्य भी करती है नौरोता। तो ये बुंदेलखंड का आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद देखें कैसा चांद बना देती है, किसकी कंपोजिशन है? कैसा चांद बना देती है किसकी रचना है? क्या ये माखनलाल चतुर्वेदी की है? क्या ये सुभद्रा कुमारी चौहान की है? क्या ये हरिशंकर परसाई की है, या फिर राहत इंदौरी की है? तो कैसा चांद बना देती है ये कंपोजिशन है माखनलाल चतुर्वेदी, जिसे एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है, एन इंडियन सोल भी कहा जाता है, एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, होशंगाबाद के बावई ग्राम में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? होशंगाबाद के बावई ग्राम में। और भी आपको इनकी कंपोजिशन देखने को मिलेगी, जैसे हिम तरंगणी, हिम किरटनी, पुष्प की अभिलाषा। जो इनकी पहली कंपोजिशन है वो है रसिक मित्र। ऑलरेडी जो मेरे लेक्चर्स हो चुके हैं वो इसमें मैं उनके बारे में और विस्तार में समझा चुकी हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पीर फतेह शाह का मकबरा कहाँ है? जो पीर फतेह शाह है उनका मकबरा, उनका टॉम्ब आपको कहाँ देखने को मिलेगा? क्या उनका मकबरा विदिशा जिले में है? क्या उनका मकबरा धार में है? क्या उनका मकबरा ग्वालियर में है? क्या उनका मकबरा रायसेन में है? तो पीर फतेह शाह का मकबरा टॉम्ब कहाँ पर है? रायसेन जिले में है। उसके बाद देखें मध्य प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? यानी संसद में मध्य प्रदेश की तरफ से लोकसभा जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में 2 हाउसेस आपको देखने को मिलते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो मध्य प्रदेश की तरफ से लोकसभा में कितने लोग रिप्रेजेंट करते हैं? क्या वो 20 है, क्या वो 25 है, क्या वो 29 है, या फिर 30 है? तो मध्य प्रदेश की तरफ से जो लोकसभा में रिप्रेजेंट जितने प्रतिनिधि या फिर जितने रिप्रेजेंटेटिव हैं वो है 29। एमपी की तरफ से लोकसभा में कितने रिप्रेजेंटेटिव हैं? यानी प्रतिनिधि है 29, जिसमें 29 में कुछ सीट्स एसटी के लिए यानी अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व्ड है, और कुछ सीट एससी के लिए यानी अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व्ड है। तो देख लीजिए कि 29 में से कितनी सीट्स
एसटी के लिए है और कितनी सीट एससी यानी आपके शेड्यूल कास्ट के लिए। तो एसटी के लिए कितनी सीट्स रिजर्व्ड रखी गई है? एसटी के लिए 6 सीट रिजर्व्ड रखी गई है और एससी के लिए 4 सीट्स रिजर्व्ड रखी गई है। तो हमने क्या देख लिया? लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है मध्य प्रदेश की तरफ से संसद में, लोकसभा में, संसद का जो सदन है, हाउस है, लोकसभा, उसमें कितने मध्य प्रदेश की तरफ से प्रतिनिधि हैं? 29 है, 29 रिप्रेजेंटेटिव है, जिसमें से 29 में जो एसटी की यानी शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति की कितनी सीट्स रिजर्व्ड है? 6। और एससी की यानी शेड्यूल कास्ट की अनुसूचित जाति की कितनी सीट्स रिजर्व्ड है? 4 सीट्स रिजर्व्ड है। उसके बाद आज का आखिरी क्वेश्चन देखें, सिटी ऑफ जॉय किसे कहा जाता है? सिटी ऑफ जॉय किसे कहा जाता है? क्या वो इंदौर को कहा जाता है, होशंगाबाद को कहा जाता है, मांडू को कहा जाता है या फिर खजुराहो को? तो सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है मांडू को। सिटी ऑफ जॉय किसे कहा जाता है? मांडू को कहा जाता है। और 2005 में मांडू को एक पवित्र नगर भी घोषित किया गया है। 2005 में मांडू को पवित्र नगर भी घोषित किया गया और इसे सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। तो ये आज के 20 क्वेश्चन से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लग रही है सीरीज, और अपने मार्क्स भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि 20 में से आप कितना स्कोर कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद।